नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीवा का। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया, CNW ट्रेनिंग सेंटर अमृतसर से हमने एक YouTube चैनल शुरू किया है। इससे पहले उसमें हमने काफ़ी वीडियोस पहले भी डाली हुई थी, लेकिन हमारे माननीय ADMP सर अभिनव चंद्रा जी, ADMP नॉर्थन रेलवे अमृतसर, हमारे CDO श्री ओंकार जी और हमारे CI श्री जेम्स मेसी जी, सभी के सहयोग से हमने अपने हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हम जो अपनी वर्किंग करते हैं, हम अपने स्टाफ को जो दिखाते हैं, जो सिखाते हैं, तो उनकी एक हमें निर्देश थे कि हम उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वीडियोस बनाएं। तो मैं नरेंद्र कुमार CNW ट्रेनिंग सेंटर अमृतसर से एज ए इंस्ट्रक्टर यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और आज हम वीडियो के जरिए, PPT के जरिए और कुछ डायग्राम्स के जरिए हम आपको ये पूरा कोशिश करेंगे कि जो बेसिक फीवा की जानकारी है वो आप तक पहुँचाएं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा कि जो फीवा है कहाँ पे लगा होता है। फीवा सिर्फ उस स्टॉक में लगा होगा जहाँ पे सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग होगा। LHV स्टॉक में इस समय आप देख रहे हैं, और सिर्फ LHV में होगा। ICF में भी हाइब्रिड कोचेज में जो आपका एयर स्प्रिंग है, लेकिन उसमें फीवा नहीं। यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार हमें भी सवाल आते हैं कि फीवा कहाँ लगा होता है। जब हम बोलते हैं कि कोचिंग स्टॉक में जो सेकेंडरी सस्पेंशन में लगा होता है, तो आगे से सवाल आ जाता है कि ICF में लगा है। ICF में फीवा नहीं लगा है। ICF में हाइब्रिड कोचेज में एयर स्प्रिंग जरूर लगा है, लेकिन फीवा नहीं लगा है। अब फीवा का पूरा नाम क्या है? FIVA। F स्टैंड करता है फेलियर, I स्टैंड करता है इंडिकेटर, B स्टैंड करता है ब्रेक, A स्टैंड करता है एप्लीकेशन। अब इसका मतलब है फेलियर, इंडिकेटर कम ब्रेक, एप्लीकेशन। फीवा एयर स्प्रिंग में किसी भी तरह के फेलियर के समय ऑटोमेटिकली ब्रेक एप्लीकेशन कर देगा। सिंपल सी लाइन में मैं आपको बता रहा हूं कि फीवा लगाने के पीछे लॉजिक क्या है। LHV स्टॉक में फीवा लगा हुआ है क्योंकि हाई स्पीड गाड़ी है। अगर गाड़ी चलते हुए किसी वजह से वो आपका एयर स्प्रिंग ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, वहां से लीकेज हो जाती है, तो दोनों तरफ भार अनइवन हो जाएगा, जिससे एक तरफ ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगी, एक तरफ से बढ़ जाएगा। अनइवन होने की वजह से उस चीज से बचने के लिए फीवा लगा हुआ है। फीवा, और इससे पहले क्या था, ड्यूप्लेक्स वाल्व लगे थे। वो क्या काम करते थे कि दोनों ड्यूप्लेक्स वाल्व, अगर एक स्प्रिंग का प्रेशर कम हो रहा है, ड्यूप्लेक्स वाल्व दूसरे स्प्रिंग का प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम कर देता है। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एडवांस करके इसमें एक एयर ब्रेक सिस्टम में एक अलग से कंपोनेंट लगा दिया। फीवा एक पैनल पे लगा होता है, उसका एक इंडिकेटर भी होता है। तो वो इंडिकेटर जैसे आपको पता ही है, ग्रीन है तो इसका मतलब वो सही है, अगर रेड है इसका मतलब उसमें लीकेज हो गई है, उसमें कोई दिक्कत आ गई। तो वो वीडियोस में भी हम आपको कोशिश करेंगे कि वो आपको दिखाया जाए। जो और एयर स्प्रिंग, आपको इसके बारे में पता ही है कि बेटर सस्पेंशन के लिए ऑयल स्प्रिंग से एयर स्प्रिंग बेटर डिवाइस, वो है। जो ड्यूरिंग फेलियर के, जब इस तरह का कोई फेलियर हो जाता है फीवा में, तो ये जो वीडियो हमारी या ये जो PPT रहेगी, इसमें हम पूरी आपको जानकारी देंगे कि एक रेखा चित्र के ऊपर हम आपको बताएंगे कि उसमें कहाँ कहाँ आइसोलेटिंग कॉक लगे हैं, उन आइसोलेटिंग कॉक्स को हमने कैसे बंद करना है, उस बंद करने से हमें क्या फायदा होगा। जो ब्लॉक सेक्शन, क्योंकि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी जब गाड़ी में ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगी। अब फीवा का काम क्या है? फेलियर के समय ऑटोमेटिकली, किसमें, एयर स्प्रिंग में फेलियर के समय ऑटोमेटिकली ब्रेक एप्लीकेशन कर देगा। क्यों?
फेलियर के समय ऑटोमेटिकली ब्रेक एप्लीकेशन कर देगा। क्यों? फीवा एक तरफ से ब्रेक पाइप से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से एयर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। फीवा में जो आइसोलेटिंग कॉर्ड है वो एक बोगी की अगर बात करें, फीवा सिर्फ फीवा की बात करें तो 3 आइसोलेटिंग कॉर्ड रहते हैं, क्योंकि 2 हमारे एयर स्प्रिंग है, उनसे जो ब्रांच पाइपें आ रही हैं उनके ऊपर एक आइसोलेटिंग कॉर्ड रहता है, और बीपी से जो एक ब्रांच पाइप आ रही है उसके ऊपर एक आइसोलेटिंग कॉर्ड रहता है। 2 और 1 3, एक बोगी के ऊपर 3 आइसोलेटिंग कॉर्ड जो है वो फीवा और एयर स्प्रिंग। अगर एयर स्प्रिंग में फेलियर आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के लिए उसमें हमें उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, जिससे हम आगे चल सके, गाड़ी को आगे मूव कर सके। नहीं तो ब्रेक लगी रहेगी तो गाड़ी आगे मूव नहीं कर पाएगी जब तक हम उस लीकेज, क्योंकि बीपी के मेन पाइप से अगर लीकेज हो रही है तो वो पूरी गाड़ी में ब्रेक एप्लीकेशन कर देगा, जिससे ड्राइवर चाहते हुए भी गाड़ी को चला नहीं पाएगा जब तक उसका सोल्यूशन नहीं हो जाता। और सोल्यूशन को इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने पैनल पे जाना है, जिस जगह पे बिल्कुल ट्रॉली के साथ फीवा लगा होगा, फीवा के पैनल पे जाएंगे और उसके ऊपर जो आइसोलेटिंग बॉक्स जो इसके बाद आप देखेंगे जो वीडियोस में, उसमें जो डायग्राम है उसमें आप देखेंगे वो, और जो जिस भी जगह पे आप प्रैक्टिकल करते हैं, ये देखने के बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली खुद भी जाके कोच के नीचे जाके सेफ तरीके से, जब आपकी गाड़ी वॉशिंग लाइन पे या सिग्नलिंग पे है तो वहाँ पे सेफ है, वहाँ नीचे जाके आप उस डायग्राम को वीडियोस, क्योंकि फोन जेब में रहता है, जो वीडियो चल रही है आप देख सकते हैं, उसको पॉज करके ये ब्रांच पाइप, बीपी से ब्रांच पाइप आ रही है जो सीधी फीवा को जा रही है, जो दूसरी ब्रांच पाइप आ रही है वो एक एयर स्प्रिंग से और दूसरे एयर स्प्रिंग से 2 ब्रांच पाइप है, दोनों के आइसोलेटिंग कॉर्ड लगे, तो ये इन चीजों को जस्टिफाई भी करना है। तो मैं अभी थोड़ा सा इसके बाद एक क्लिप आपको दिखाऊंगा, जो कट सेक्शन मॉडल होता है, जो आपका एयर स्प्रिंग है उसका कट सेक्शन मॉडल, कि उसको हमने काटा हुआ है, उसके अंदर क्या होता है, उसमें बोला जाता है नॉर्मली जब ये खराब हो जाता है या फट जाता है या लीकेज हो जाती है तो इसके अंदर एक इमरजेंसी स्प्रिंग होता है, इमरजेंसी स्प्रिंग उसका भार वहन करता है, लेकिन वो कोई बेटर सस्पेंशन नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि आप गाड़ी ब्लॉक सेक्शन से निकल सके और किसी चीज़ को हर्ट किए बगैर, तो उसमें फिर स्पीड रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, उसमें हम उसको 60 किलोमीटर की स्पीड देंगे और उसको 1000 किलोमीटर तक चला लेंगे, ताकि इतनी दूरी तक दूसरे कोच का इंतजाम हो जाए, हमारी जो कंपोजिशन है एक ब्रेक की वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसके पीछे और भी कई कारण रहते हैं कि हमारा ब्रेक जो चल रहा है कि उसकी कंपोजिशन डिस्टर्ब होना, कोच फेलियर होना, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर कोई ऐसा फेलियर आ जाता था जिसकी वजह से हमें, अभी स्प्रिंग का पहले कॉइल स्प्रिंग था, अगर वो टूट जाता था तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, उसके लिए हमें कोच काटना ही पड़ता था, लेकिन इसमें हमें एक ऑप्शन मिल रही है कि अगर फेलियर बाई चांस हो भी जाता है तो फेलियर होने के बाद जो उसके अंदर एक इमरजेंसी स्प्रिंग है, इमरजेंसी स्प्रिंग उसका भार वहन करेगा, जिससे आप गाड़ी को कटवाने की जरूरत नहीं है, आप उसको 1000 किलोमीटर और 1000 में अगर उसका डेस्टिनेशन है तो आप वहाँ तक उसको चला सकते हो। हाँ, स्पीड रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी इसको आपको देनी पड़ेगी, उसको कम करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर की स्पीड पे आप उसको 1000 किलोमीटर चला सकते हो। कोच फेलियर जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, उससे कुछ ना कुछ हद तक हमें निजात मिली। तो अभी मैं कट सेक्शन मॉडल के ऊपर जाऊँगा। कट सेक्शन मॉडल के ऊपर एयर स्प्रिंग के अंदर के कुछ पार्ट्स हैं, अंदर की क्या हो चुकी, क्योंकि नॉर्मली गाड़ियों में तो हमें एक वो पूरा रबड़ का वो दिखाई देता है, पूरा कवर्ड हुआ, अंदर से हम जो स्प्रिंग है वो हमें दिखाई नहीं देता, प्रेशर कहाँ से जाता है वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं, उन चीज़ों को, क्योंकि ट्रेनिंग्स को वो अंदर की प्रक्रिया पता होनी चाहिए, तो हमने उस एयर स्प्रिंग को काट के अपने ट्रेनिंग सेंटर में रखा हुआ है, ताकि अंदर से भी हमें पता चल जाए कि अंदर क्या प्रक्रिया होती है। जब प्रेशर आता है तो उसमें प्रेशर जाता है तो दो पोर्ट जो है उनके बीच में प्रेशर आ जाता है, तो प्रेशर की विशेषता रहती है, उसके ऊपर जितना मर्जी वेट डाल देंगे, जब तक इसमें बीच में प्रेशर आपस में जुड़ेंगे, सस्पेंशन का काम होता रहेगा, लेकिन किसी वजह से वो लीकेज हो जाती है तो फिर अगर वो बैठ जाता है तो किसके ऊपर बैठेगा, जो इमरजेंसी स्प्रिंग है उसके ऊपर रेस्ट करेगा। इमरजेंसी स्प्रिंग आपका थोड़ा बहुत जो है सस्पेंशन का काम करेगा, लेकिन बहुत बेटर नहीं करेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पीड रिस्ट्रिक्शन देनी।
अभी के लिए इसको क्लोज कर लेंगे। अभी मैं कट सेक्शन मॉडल पे आ गया हूँ। ये हमने ट्रेनिंग सेंटर में रखा हुआ है। ये डायग्राम भी हमने इस तरीके से भी बना के रखा है। ये ऊपर भी आप देखेंगे तो ये भी हमने डायग्राम दिए जो आगे इसके बाद की जो जितनी भी प्रेजेंटेशन है उसमें आपको दिखाई देगी। ये जो अपर प्लैंक है, ये लोअर प्लैंक है, इसके बीच में ये आपका एयर स्प्रिंग है। ये जो ट्रॉली का स्ट्रक्चर है, सिर्फ उतना स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि एयर स्प्रिंग कहाँ असेंबल किया हुआ। ये लोअर प्लैंक है, ये अपर प्लैंक है और बीच में ये जो पोर्शन देख रहे हैं इसमें एयर स्प्रिंग को लगाया है। अब यहाँ पर कट सेक्शन मॉडल में आप देखेंगे ये ऊपर लिखा हुआ है टॉप प्लेट, ये इसकी टॉप प्लेट है। ये नीचे देखेंगे बॉटम प्लेट, ये जो ट्रॉली फ्रेम के लोअर प्लैंक के ऊपर रखी होती है ये बॉटम है। ये जो अपर प्लैंक से जुड़ी होती है ये टॉप प्लेट है। अब ये सारा नॉर्मली कवर्ड रहता है। इसके अंदर प्रेशर की जो भी सप्लाई है, ये यहाँ से आप देखेंगे होल है। यहाँ से इसकी जो जब भी इसको असेंबल करते हैं, जो भी प्रेशर की इंस्टॉलेशन लीवर से होते हुए जो प्रेशर है वो उसके लिए रास्ता ये है। इससे प्रेशर आएगा। प्रेशर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दो अलग अलग पोर्शन, ये देखेंगे इसके बीच में ये क्लियरेंस है। अब जब प्रेशर आएगा तो यहाँ से प्रेशर होते हुए इस ये जो वैली है इसको उठा देगा। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ हाथ से उठाने की, ये ऐसे इसको लिफ्ट कर देगा। तो ये आपको टायर सा जो दिखाई देता है ये फूला हुआ दिखाई देता है इस समय, क्योंकि ये कट सेक्शन है तो इसमें प्रेशर आ ही नहीं सकता, जस्टिफाइड है। ये इसको अपर वाली वैली को ऊपर उठा देगा, इसमें प्रेशर आ जाएगा, ये लिफ्ट कर जाएगा, सस्पेंशन का काम करना शुरू कर जाएगा। मतलब यहाँ पर इस वाले पोर्शन में प्रेशर आ जाएगा और ये उठ जाएगा। ये लोअर वाली वैली सपोर्ट, इसके नीचे जो वैली सपोर्ट है वो है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि जब ये फट जाए या लीकेज हो जाए, जब इसमें फेलियर हो जाए तो इससे प्रेशर, जैसे अभी की कंडीशन है इससे प्रेशर निकल जाएगा। लेकिन ये मैं थोड़ा सा पास आएंगे, ये देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है इमरजेंसी स्प्रिंग। उस समय ऐसी कंडीशन में जो बेड है वो इस इमरजेंसी स्प्रिंग पे आएगा। ये एक मेटल रबड़ मेटल बॉन्डेड एक पैड है जिसको देखेंगे आप, यहाँ नट बोल्ट से इसको अच्छी तरह से कसा हुआ होता है इसके अंदर। नॉर्मली इसका कोई काम नहीं होता। नॉर्मली जब इसके अंदर प्रेशर है, ये सही काम कर रहा है तो इसका कोई काम नहीं है। इसका काम तब है जब किसी वजह से ये ब्रस्ट हो जाए, ये फट जाए। जैसे BCM में भी हम देखते हैं तो मेटल बॉन्डेड रबड़ पैड्स होते हैं उसी तरह से, लेकिन वो छोटे आकार के होते हैं। ये क्योंकि पूरे बोगी का और कोचिंग के लिए है तो ये पूरा इतना एरिया जो है वो पूरा रबड़ मेटल बॉन्डेड पैड इसमें लगाया हुआ है। ये इतना हम देख सकते हैं बड़े आराम से। तो इसके ऊपर वो भार आएगा तो ये सस्पेंशन पूरे तौर से उस तरह से जैसे कॉइल स्प्रिंग या एयर स्प्रिंग काम करते हैं उस तरह से तो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका 50-60% काम कर लेगा। तो उससे ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें कोच का जब भी हमें कोई स्प्रिंग टूटा मिल जाता था किसी भी TXR पॉइंट से गाड़ी जाते हुए, जब हम एग्जामिन करते थे हमें कोई सस्पेंशन का स्प्रिंग टूटा मिल जाता था, या हाइब्रिड कोच में ये वाली दिक्कत आ जाती थी एयर स्प्रिंग फटा हुआ रस्टेड मिल जाता था, तो हमें कोच को डीवीएस करना पड़ता था जिससे कोच फेलियर की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती। तो उससे खत्म करने के लिए, उससे बचने के लिए फीवा एक डिवाइस बनाया है। एक तो उससे उसका फायदा ये है कि एक इंडिकेट करेगा कि कौन से कोच का ब्रस्ट हो है, क्योंकि उसके ऊपर जो इंडिकेटर है वो रेड हो जाएगा। रेड का मतलब यही है कि यहाँ पर दिक्कत अगर ग्रीन है तो सही है, क्योंकि हमारा कलर कोड ग्रीन नॉर्मली यही बताता है कि सही को ग्रीन में काउंट किया जाता है और गलत को रेड में काउंट किया जाता है जो ऑपोजिट काम करे। तो अगर हमें ग्रीन मिल रहा है वो इंडिकेटर तो दैट्स ओके, लेकिन अगर वो रेड है तो इट मींस, और इससे ये हमें ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। फीवा अगर लगा होगा तो हमें ये ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। पहले एक कोच में जाएंगे, दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। हम सभी इंडिकेटर्स को देखते हैं कि हमें जिस कोच की किसी एक बोगी का इंडिकेटर जो फीवा के साथ लगा हुआ है, अगर वो फीवा एक बॉक्स होता है साथ में, उसके साथ इंडिकेटर लगा होता है, अगर वो हमें रेड नजर आ रहा है तो हमें ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पे दिक्कत है और प्रेशर की
विशेषता होती है, वो मशीन की विशेषता होती है, वो खुद भी एक तरह से अलार्मिंग सिस्टम है, वो आवाज़ भी वहाँ से आएगी लीकेज। हमें करना क्या है, जो मैंने 3 आइसोलेटिंग कॉक से पहले आपको बताया, हमें वो 3 आइसोलेटिंग कॉक की जानकारी होनी चाहिए। हमें उन 3 आइसोलेटिंग कॉक्स को बंद करके उसको रीसेट करके गाड़ी को अपने डेस्टिनेशन तक या नेक्स्ट PXR पॉइंट तक पहुंचाना है। हो सकता है किसी छोटी सी दिक्कत की वजह से वो हो तो उसका कोई सोल्यूशन भी निकल सकता है, और आगे तक कोई दूसरा कोच अरेंज हो जाता है तो उसको बढ़वा के दूसरा कोच लग जाएगा। तो मैं इतनी सी बातों के बाद जो आगे की हमारी PPT रहेगी उसमें पूरी जानकारियाँ बड़े विस्तारपूर्वक बहुत सभी हमारे अधिकारीगणों से उनसे डिस्कशन करने के बाद इसमें YouTube चैनल में डाली गई है। तो और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया गया है, सिंपल से सिंपल डायग्राम बना के आपको बताया गया है। तो बस मैं हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि हमें वीडियो सिर्फ एक बार नहीं देखनी है, हमें उसको कम से कम 5-7 बार बैठे हैं तो ये समझ लेना है। अगर मैंने एयर स्प्रिंग के लिए कुछ देखना है, फीवा के लिए कुछ देखना है, तो मैं इस वीडियो को सिर्फ एक बार नहीं देखूंगा, कम से कम 5, 7, 10, 12 बार इसको देखूंगा, तो आपको जानकारी मिलनी श्योर है कि मिलनी ही मिलनी। सो मैं विनती करूंगा कि इसके बाद आगे की जो भी हमने प्रेजेंटेशन बनाई है उस प्रेजेंटेशन को इस जो मैंने बेसिक जानकारी दे दी है, इसके बाद उस प्रेजेंटेशन में हमने गहराई से उसको सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वे से आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू। ये फीड पाइप मेन है और ये BP की मेन पाइप है। अब इसमें फीड पाइप से ब्रांच पाइप जो निकली उस पर आइसोलेटिंग कॉक, उस पर डर्ट कलेक्टर, फिर NRV से 150 लीटर का AR है और T जॉइंट के द्वारा दोनों ट्रॉलियों को सप्लाई दी गई है। ट्रॉली पे जाने से पहले दोनों तरफ एक आइसोलेटिंग कॉक इस तरफ है, एक इस तरफ है। अब आइसोलेटिंग कॉक के बाद T जॉइंट के द्वारा दोनों लेवलिंग वाल्व के ऊपर पाइपलाइन जाती है, जिसके द्वारा प्रेशर लेवलिंग वाल्व से होकर डूम के इनबिल्ट जो बना डूम में 60 लीटर का AR उसके द्वारा एयर स्प्रिंग में प्रेशर जाता है और दोनों एयर स्प्रिंग आपस में पाइपलाइन के द्वारा जुड़े हैं, जिसके बीच में सेंटर में ड्यूप्लेक्स वाल्व है और ड्यूप्लेक्स वाल्व और एयर स्प्रिंग के बीच में T जॉइंट के द्वारा एक पाइपलाइन इस तरफ से फीवा पैनल और एक पाइपलाइन दूसरी तरफ से फीवा पैनल को जाती है। फीवा पैनल के ऊपर जाने से पहले आइसोलेटिंग कॉक लगे हैं जिनके ऊपर वेंट फीचर है। इनको बंद करने से इसके आगे का प्रेशर वातावरण में निकल जाता है और BP मेन पाइप से ब्रांच पाइप जो फीवा पैनल के ऊपर आती है उसके ऊपर एक आइसोलेटिंग कॉक है जिसके नीचे वेंट फीचर नहीं है और एक 10 mm की आपकी इंडिकेटर्स के लिए पाइपलाइंस है। इंडिकेटर एक इस तरफ है, एक दूसरी साइड में लगा है। जब आपका एयर स्प्रिंग फट जाता है जहाँ इसकी पाइपलाइन में कहीं से लीकेज हो जाती है तो ये फीवा पैनल BP के प्रेशर को वातावरण में खारिज कर देता है और यहाँ से आपको BP का प्रेशर गिरने की आवाज़ सुनाई देगी और इसके इंडिकेटर्स आपको रेड हो जाएंगे। साथ में एयर ब्रेक सिस्टम के पूरी गाड़ी के इंडिकेटर्स लाल हो जाएंगे क्योंकि वो फीवा पैनल के द्वारा BP प्रेशर गिरने से पूरे रेक में ब्रेक एप्लीकेशन हो जाएगी। इसको रीसेट करने के लिए BP पाइपलाइन जो आ रही है उसके ऊपर लगे आइसोलेटिंग कॉक बंद करेंगे। एयर स्प्रिंग की तरफ से जो आइसोलेटिंग कॉक लगे हुए हैं उनको बंद किया जाएगा और इस पैनल को विधि अनुसार जैसे नॉर में एंटी क्लॉकवाइज 2 बार घुमाकर और फैवली में दोनों बटनों को दबाकर एस्कॉर्ट में पहले कॉर्नर वाले रिंग को खींचना है, फिर सेंटर वाले रिंग को खींचना है। इस प्रकार से इसको रीसेट करेंगे तो आपका जो इंडिकेटर रेड हुआ है वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद अंत में ये आइसोलेटिंग कॉक जो ट्रॉली की तरफ प्रेशर आ रहा है इसको बंद किया जाएगा और गाड़ी को
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर 1000 किलोमीटर दूरी तक ले जाया जाने का निर्देश है।